चलिए फटाक से शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 5। 12वें प्रश्न में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r बराबर t1, t2, t1 t2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पहले इतना पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है वो है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। दुनिया के सारे त्रिभुज इसमें आ जाएंगे, आ जाएंगे समुच्चय ए में। इसके बाद संबंध आर बोला गया है और आर में वही त्रिभुज आएंगे T1 और T2 जो आपस में समरूप होंगे। समरूप का ये चिन्ह होता है, T1 T2 के समरूप है। उम्मीद करते हैं आपको समरूप त्रिभुज के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। एक बार हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, इसकी ये भुजा है ए, ये है बी, ये है सी, और इसमें हम ले रहे हैं डी, ई और एफ। और मान लेते हैं ए की संगत भुजा डी है, तो ए बटे डी बराबर सी की संगत भुजा मान लीजिए ई है, सी बटे ई बराबर, और बी की संगत भुजा एफ है, बी बटे एफ। तो ऐसा रिलेशन होता है समरूप त्रिभुज में। यानी कि समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं जिनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और जब ऐसा होता है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा, और ये z है तो ये भी z होगा। तो स्वतुल्य के लिए कर लेते हैं। प्रत्येक कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए जो समुच्चय ए में है, कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए। मान लीजिए एक हमने त्रिभुज उठा लिया जिसकी भुजा है 3, 4 और 5, और फिर से हम इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं 3, 4 और 5 भुजा वाली। तो इसमें क्या होगा, 3 की संगत भुजा 3, 4 की संगत भुजा 4, 4 बटे 4, 5 की संगत भुजा 5, 5 बटे 5। अब ये हमेशा एक के बराबर आएगा। तो दुनिया का हर एक त्रिभुज खुद के समरूप जरूर होता है। तो प्रत्येक T1 एप्सिलॉन ए के लिए हम लोग लिख देंगे कि T1 समरूप होगा T1 के। इसका मतलब है कि T1 कामा T1 R में होगा, अतः R स्वतुल्य है, सममित के लिए कर लेते हैं तो इसमें मानना पड़ेगा, माना T1 कामा T2 R में है। तो इस बात का मतलब है कि T1 T2 के समरूप होगा। और जब भैया T1 T2 के समरूप होगा तो इसका उल्टा T2 T1 के भी समरूप होगा। तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि T2 कामा T1 भी R में होगा, अतः R सममित है। अब कर लेते हैं संक्रामक के लिए। तो इसमें मानना पड़ेगा, माना T1 कामा T2 R में है तथा T2 T3 भी R में है। तो इस बात का मतलब ये है कि T1 समरूप होगा T2 के तथा T2 समरूप होगा T3 के। तो सिंपल सी बात है, T1 T2 के समरूप है और T3 भी T2 के ही समरूप है। तो इसका मतलब T1 ऑटोमेटिक T3 के समरूप हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि T1 T3 R में होगा, अतः R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है। अब देखिए प्रश्न में आगे बोला गया है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो भैया वही त्रिभुज आपस में संबंधित होंगे
जो कि आपस में समरूप होंगे। T1 त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हैं 3, 4 और 5। जो T1 त्रिभुज है, T1 त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, भुजाएं क्या हैं? भुजाएं 3, 4, 5 हैं। और T2 त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हैं 5, 12 और 13। T3 त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हैं 6, 8 और 10। तो अब देखिए 3, 4, 5 और 6, 8, 10 वाले को उठाइए। यहाँ पर 3/6, 4/8 और 5/10। हमने कैसे किया? 3 की संगत भुजा 6, 4 की संगत भुजा 8, 5 की संगत भुजा 10। अगर आप निकालेंगे तो हर जगह 1/2 मिलेगा आपको। 3 से 6 को काटेंगे 1/2, 4 से 8 को काटेंगे 1/2, 5 से 10 को काटेंगे 1/2, यानी कि यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। और 5, 12, 13 का आप किसी के साथ भी देखेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं निकलेगा। आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, चूंकि 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10 बराबर 1/2, इसलिए T1 समरूप है T3 के, अतः T1 व T3 परस्पर संबंधित हैं। 13वें प्रश्न में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे, उसके बाद आगे का प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो समुच्चय क्या दिया है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पर बहुभुज का मतलब ये है, अगर 3 भुजा वाला हम लोग बहुभुज देखें तो 3 भुजा वाले बहुभुज को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजा वाला जो बहुभुज होता है उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। 5 भुजा वाले को पंचभुज, 6 भुजा वाले को खटभुज। ऐसे ही जो समुच्चय ए है उसमें सब कुछ आ रहा है, जितने भी दुनिया में बहुभुज पॉसिबल हैं सब के सब समुच्चय ए में आ रहे हैं। वो त्रिभुज भी हो सकते हैं, वो चतुर्भुज भी हो सकते हैं, वो पंचभुज हो सकते हैं, खटभुज हो सकते हैं। दुनिया के सारे बहुभुज समुच्चय ए में मौजूद हैं। संबंध आर दिया है, कह रहा है इसमें P1 P2 से संबंधित है और कह रहा है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इस संबंध में वही बहुभुज आएंगे जिनमें भुजाओं की संख्या समान है। यानी कि अगर मान लीजिए P1 3 भुजा वाला है यानी कि त्रिभुज है, तो अगर P1 P2 से संबंधित है तो इसका मतलब है कि P2 में भी 3 भुजा होगा, ये भी त्रिभुज ही होगा। और अगर P1 चतुर्भुज है तो P2 भी चतुर्भुज होगा, तभी आपस में संबंधित होगा। इस रिलेशन में वही P1 और P2 आएंगे जिनमें भुजाओं की संख्या समान होगी। तो कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए। प्रत्येक P1 एप्सिलॉन A के लिए बहुभुजों के समुच्चय में से आप कोई भी एक बहुभुज उठा लीजिए। हम कह रहे हैं P1 में भुजाओं की संख्या हमेशा बराबर होगी P1 में भुजाओं की संख्या। हमने बहुत बड़ी बात बोल दिया भैया, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या। तो इसका मतलब ये है कि P1, P1 R में जरूर होगा, अतः R स्वतुल्य है। अब हो सकता है दोनों त्रिभुज हो सकता है दोनों चतुर्भुज हो सकता है दोनों पंचभुज हो, ऐसे ही ये कोई भी बहुभुज हो सकते हैं। सम्मित के लिए कर लेते हैं। तो मान लेंगे, माना P1 P2 R में है, तो इस बात का मतलब ये है कि P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या।
तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या। तो इसका मतलब है कि P2, P1 R में जरूर होगा, अतः R सममित है। संक्रामक के लिए कर लेते हैं, तो मान लेंगे, माना P1 P2 R में है तथा P2 P3 भी R में है। इस बात का मतलब है कि P1 में भुजाओं की संख्या P2 में भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। अब यहाँ पर जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पर सांकेतिक भाषा में लिखेंगे n P1 यानी कि P1 में भुजाओं की संख्या बराबर n P2 यानी कि P2 में भुजाओं की संख्या, तथा फिर से n P2 यानी कि P2 में भुजाओं की संख्या बराबर n P3 यानी कि P3 में भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर जो n P1 है वो n P2 के बराबर है और n P3 n P2 के बराबर है। तो इसका मतलब n P1 n P3 के बराबर होगा, यानी कि P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P3 में भुजाओं की संख्या। तो इस बात का यही मतलब निकलता है कि P1, P3 भी R में होगा, अतः बोल सकते हैं R क्या है, R संक्रामक है, R संक्रामक है। R स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है। अब देखिए प्रश्न में आगे बोला गया था 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3, 4, 5 भुजा वाला समकोण त्रिभुज है, 3, 4, 5 भुजा वाला ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये मुद्दे की बात नहीं है। यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज में 3 भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। क्योंकि यहाँ पर संबंध में क्या बोला गया था, इस संबंध में वही बहुभुज आएंगे जिनमें भुजाओं की संख्या समान होगी, और यहाँ पर एक त्रिभुज की बात की जा रही है। तो भैया त्रिभुज में 3 भुजा है, तो इससे संबंधित और कौन से बहुभुज आएंगे, इससे संबंधित सभी त्रिभुज आ जाएंगे, चाहे वो समकोण हो ना हो, सब के सब त्रिभुज आ जाएंगे। क्योंकि बोला है कि इस संबंध में वही बहुभुज आएंगे जिनमें भुजाओं की संख्या समान है। तो ये 3 भुजा वाला बहुभुज है, तो इससे संबंधित जो बहुभुज होंगे उनमें भी 3 भुजा होना चाहिए, यानी कि वो सभी के सभी त्रिभुज होंगे। तो ऐसे लिख देंगे 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा, सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय के बराबर होगा। 14वें प्रश्न में बोला गया है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1, L2 जहां पे L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। पहले हम लोग इतना सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय का नाम है L, और L में क्या आता है, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय।
अब एक्स वाई तल का मतलब है कि 2D प्लेन, 2D प्लेन। जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये 2D स्क्रीन है, यहाँ पर ये एक्स, ये वाई, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई तल है। 3D प्लेन में एक्स वाई और जेड तीनों आता है। तो समुच्चय एल में इस समतल पर स्थित सभी रेखाएं आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक संबंध दिया गया है, संबंध है इसमें L1, L2 आता है। L1 L2 से संबंधित है, जहाँ पे L1 रेखा L2 रेखा के समांतर है। तो सिद्ध करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो फिर से प्रत्येक L1 एप्सिलॉन L के लिए कोई भी रेखा उठा लीजिए। ये एक रेखा हमने उठा लिया L1, और फिर से यही रेखा। तो कोई भी रेखा खुद के ही समांतर हमेशा होती है। तो बोल देंगे प्रत्येक L1 एप्सिलॉन L के लिए L1 के समांतर जरूर होगा। इसका मतलब है L1 R में जरूर होगा, अतः R स्वतुल्य है, अतः R स्वतुल्य है। अब कर लेते हैं सममित के लिए। तो माना L1 L2 R में है। अब L1 L2 R में है, इसका मतलब L1 L2 के समांतर है। एक रेखा है L1 और दूसरी रेखा है L2। L1 L2 के समांतर है, तो भैया जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर होगा। तो इसका मतलब है कि L2 समांतर L1 भी होगा। इसका मतलब L2 L1 भी R में होगा, अतः R सममित है, सममित है। संक्रामक के लिए कर लेते हैं। तो माना L1 L2 R में है तथा L2 L3 भी R में है। तो L1 L2 R में है, इसका मतलब L1 समांतर L2 होगा। अब L2 L3 R में है, इसका मतलब L2 समांतर L3 होगा। तो देखिए L1 के समांतर है L2, ओके। अब फिर L2 के समांतर L3, तो जाहिर सी बात है L1 और L3 भी समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं L1 समांतर L3 भी होगा। इस बात का मतलब है कि L1 L3 R में होगा, अतः R संक्रामक है। तो फिर से लिख देंगे, चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है। अब देखिए इसी प्रश्न में आगे बोला गया है, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो रेखा दिया है, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित कह रहा है समस्त रेखाओं का समुच्चय बताइए, समस्त रेखाओं का समुच्चय। आपने पढ़ रखा होगा रेखा का एक रूप होता है y बराबर mx प्लस c, जिसमें m रेखा की प्रवणता को बताता है, रेखा की प्रवणता को बताता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर दो रेखाएं ऐसी हैं जिनकी प्रवणता बराबर है, दोनों की प्रवणता मान लीजिए mm है, तो दोनों आपस में समांतर होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमको लिखना है, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब इस रेखा से संबंधित रेखाएं जो भी होंगी वही रेखाएं होंगी जो इस रेखा के समांतर होंगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है, और y बराबर 2x प्लस 4 में ये जो 2 है वो इस रेखा की प्रवणता को बता रहा है। तो इस रेखा के समांतर जो रेखाएं होंगी उसकी प्रवणता भी 2 ही होगा। जितनी भी रेखाएं इस रेखा के समांतर होंगी उनकी प्रवणताएं क्या होंगी, उनकी प्रवणताएं 2 के ही बराबर होंगी, और 4 की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या आ सकता है। तो रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, तो ये होगा y बराबर
2x प्लस, अब 4 की जगह पे कुछ भी आ सकता है, बस यहाँ पर प्रवणता से मतलब था कि प्रवणता बराबर होना ही चाहिए। तो 2x प्लस सी टाइप की होंगी। अब c यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। c एप्सिलॉन r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर से है, वास्तविक संख्या से है। 15वें प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर, अब यहाँ पर एक संबंध लिखा गया है, कह रहा है कि इस संबंध से रिलेटेड कौन सा जो विकल्प है वो सही है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से सही कौन है हमको बताना है। तो यहाँ पर जो समुच्चय है वो है 1 2 3 4, और जो r है, जो संबंध है उसमें है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। तो इस विकल्प में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में ही पूछा गया है। तो स्वतुल्य के लिए अगर देखें, स्वतुल्य के लिए देखें तो आप देख सकते हैं 1 है इसमें ए में, तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 भी है, और 4 है तो 4 4 भी है, यानी कि स्वतुल्य के लिए तो पास हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है स्वतुल्य नहीं है, तो भैया ये तो नहीं हो सकता, ये बात गलत है। अब सममित के लिए चेक कर लेते हैं। तो सममित के लिए देखिए, इसमें 1 2 है, 1 2 है, और 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। देखिए इसमें 1 2 तो है, 1 2 तो है, लेकिन 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है। तो सम्मित नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में लिखा है आर स्वतुल्य तथा सम्मित है, इस ऑप्शन में लिखा है सम्मित है, लेकिन ये सम्मित नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन भी गलत होगा। और जब भैया सम्मित नहीं है तो तुल्यता संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होना जरूरी है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वही सही है। तो आप चाहें तो संक्रामक के लिए चेक भी कर सकते हैं। 16वें और आखिरी प्रश्न में दिया गया है, मान लीजिए कि समुच्चय n में, अब n क्या है यहाँ पे, n का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, n का मतलब है प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और r क्या है, r में कह रहा है कि a b से रिलेटेड है, r कह रहा है कि a b से रिलेटेड है, और इस प्रकार से रिलेटेड है कि a बराबर b माइनस 2 होना चाहिए, लेकिन b 6 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन दे दिया है। तो हमको बताना है कि इसमें जो विकल्प दिया गया है इसमें से कौन सा सत्य है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है कि 2 4 r में है। अब चेक कर लेते हैं ये सही लिखा है गलत लिखा है। तो इस रिलेशन के हिसाब से पहले वाले को a बोलेंगे, दूसरे वाले को b बोलेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही लिखा गया है कि b 6 से बड़ा होना चाहिए, जबकि जो पहला ऑप्शन है इसमें b 4 है जो कि 6 से छोटा है, तो पहला वाला तो भैया नहीं हो सकता, पहला वाला गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो जो b वाला है वो 6 से बड़ा ही है, b बराबर 8 है, इसमें b बराबर 8 है, इसमें b बराबर 7 है, तो इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन ये दिया गया है, कह रहा है कि a बराबर b माइनस 2 है, या चाहें तो इसी को और सिंपल करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 2 बराबर b, यानी कि a में 2 जोड़ेंगे तो b मिलना चाहिए। तो a की जगह पे भैया यहाँ पर 3 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6, a की जगह 6 है, 6 में 2 जोड़ने से 8 मिल जाएगा, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और डी वाले में देखेंगे आप तो 8 में भैया 2 जोड़ने से 10 मिलता है, 7 नहीं मिलता है, तो डी वाला नहीं हो सकता। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए।